हेलो मैं एक्टिवेटेड आर्मी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हैं सभी बच्चे और कैसा चल रहा है बोर्ड का एग्जाम, मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। बच्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये वीडियो मैं आपको शॉर्ट में देने वाली हूँ, वन शॉट रिविजन रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी और रियली ये वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी नीट के एग्जाम में। देखो हमें थ्योरी बहुत अच्छे से याद रखनी है, तो वन शॉट लेक्चर्स ये वाले बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगे जब आप नीट का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो ये वीडियो को जरूर देखना और जितना हो सके उतना शेयर करना। इससे पहले मैं आपको दे चुकी हूँ चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स को और इन डेप्थ एनालाइज करा था, समझा था। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये इसमें चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि काफी चीजें आपने 9th में भी पढ़ी होती है और साथ में आप फिजिक्स में भी पढ़ के आते हो सॉरी, तो यहाँ पर आपको इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी इजी ये चैप्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा जैसा बोल रही हूँ बस उसको सुनते जाइए, समझते जाइए। इसी लेक्चर में से अपनी एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए। विद टाइम मैं आपको 1 पेज शॉर्ट नोट्स तो दूंगी ही दूंगी, बट अपनी खुद की भी एक फॉर्मूला शीट्स बनाइए सो दैट जब भी आप यहाँ से रिविजन करें तो आप लोगों को वो फॉर्मूला शीट्स अपने साथ रखनी है और उसमें से भी रिविजन करनी है, वो ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एवरीवन। ये आप लोगों का एनर्जी थोड़ा सा मुझे चैट सेक्शन में कम दिखता है, तो प्लीज एवरीवन शो अप योर एनर्जी। हैशटैग माय एक्टिवेटेड आर्मी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। बेटा जितने भी कमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, उससे एक्चुअली में एक टीचर को पता लगता है कि यस देयर आर स्टूडेंट्स जो यहाँ पर जिनको ये वीडियोस दी जा रही है, जिनको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप प्लीज मेक श्योर करना कि कॉमेंट सेक्शन में अपनी एंगेजमेंट हाई रखिए। आप लोगों को बताना है मुझे कि कमेंट सेक्शन में क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कि मैम इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है या मैम कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो रहे हैं या क्वेश्चंस अप्लाई नहीं कर पा रहे। जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ बी ओपन। आप लोग मेल कर सकते हैं और आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों की एनर्जी डाउन नहीं जानी चाहिए एवरीवन। चलिए एक छोटा सा प्यारा सा कोट है, बहाने तो सब लगाते हैं, सबके पास बहाने लगाने के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं, है ना, कि आज हमारा ये पेपर है, आज हमें इंग्लिश पढ़नी है, आज हमें मैथ्स पढ़नी है, अभी बायो है, अभी होली है, अभी XYZ चीज़ें हैं, बहुत बहाने हैं। लेकिन क्या बहानों से आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जो आप जहां पर आप लोगों की आवाज़ें गूंजेंगी? नहीं गूंजेंगी बेटा। अगर आप बहाने लगाएंगे तो आवाज़ें कहीं नहीं गूंजेंगी, एक छोटे से कमरे में वो बुझ जाएंगी। हमें अपनी आवाज़ें गूंजानी है ना। गूंजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बहाने नहीं लगाने। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ बेटा आपका कल पेपर हो या ना हो, आप इस लेक्चर को देखेंगे, समझेंगे, कभी भी जब भी आप कंप्लीट कर लेंगे तो #complete मुझे लिख के देंगे इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आइए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना फर्स्ट लेक्चर। आपको उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन पे क्लिक करना है सो दैट आपके पास जब भी ये लेक्चर्स की वीडियो आ जाए तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उसे देख सको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर प्रोग्रेस है। इसमें ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके आगे मैं स्टार भी लगा दूंगी सो दैट फ्यूचर में जब भी आप रिकॉल करें इस चैप्टर को तो इन स्टार वाले टॉपिक्स को क्या करें, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक्चुअली में चैप्टर स्टार्ट होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। फिर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी वो सारी चीज़ें। फिर स्टार्टिंग आपका होता है एटॉमिक मॉडल से। इसके अंदर आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, मैक्स प्लैंक्स थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पर बोर्स एटॉमिक थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेरी इंपॉर्टेंट, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो बन के आता है नीट में। ठीक है, इसके बाद ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे करते हैं, ये एक तरीके से बेस बनता है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। इसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना तो इसमें आपको क्वांटम नंबर्स नहीं आए तो आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने नहीं आएंगे, एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड टॉपिक है, इस पर ध्यान ज़्यादा देना। ठीक है, आइए
आइए, तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो गए थे, ठीक है। पहले बोला गया था कि आपका जो एटम है वो इनडिविजिबल है, फिर आपका बोला गया कि नहीं, एटम्स को हम फर्दर सब पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से सब पार्टिकल्स हैं? आपके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। बाकायदा इनके लिए क्या करा गया था? एक्सपेरिमेंट करा गया था, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो उसको ट्रिक याद करने के लिए, कभी भी नाम हमें याद नहीं रहता है, तो मैंने सोचा एक ट्रिक ही दे दूं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो याद? ईट पर नाच। कैसे याद कर सकते हो? ईट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन। जे थॉमसन ने बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। पर में पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, अर्ल्स रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। एन फॉर न्यूट्रॉन एंड च फॉर चैडविक, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। तो ईट पर नाच ऐसे करके आप याद कर सकते हो। कर लोगे ना? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी थॉमसन ने, पर में प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी चैडविक ने, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक ट्रिक दे दिया। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इसका चार्ज हम कितना कंसिडर करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोटॉन का, तो मैग्नीट्यूड जो चार्ज का होता है वो तो सेम रहता है, और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1.6 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का बेटा कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन कोई चार्ज कैरी नहीं करता है, ठीक है। अगर हम रिलेटिव चार्ज की बात करें, इस वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये तो एब्सोल्यूट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे इतना है, प्रोटॉन पे इतना है, और न्यूट्रॉन पे इतना चार्ज है। अगर रिलेटिव की बात करें तो एक सर्टेन नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, और वो नंबर क्या है? 1.6 10⁻⁻19 ही है। अगर इस नंबर को हम इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू मिलेगी -1। तो रिलेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होगा? -1। प्रोटॉन का होगा +1, और न्यूट्रॉन का कितना रहता है बेटा? 0 रहता है। तो -1 +1 0 जो आप लिखते हो वो रिलेटिव चार्ज है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा मासेस की, तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, 10⁻31 है। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रॉन का मास बेटा ज्यादा होता है, ये चीज याद रखेंगे। मास ऑफ वैसे न्यूट्रॉन इज सिमिलर टू प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, और बाहर बेटा क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम है, 10⁻31 kg यूनिट में है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसिडर करते ही नहीं। और हम क्या बोलते हैं? एक एटम का मास उसके सारे किस में रिजाइड करता है? न्यूक्लियस में रिजाइड करता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के मास की वजह से एटम का मास बन रहा है। हम जब मासेस को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सारा जो एटम का मास है एक्चुअली वो न्यूक्लियस का ही मास है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू 10⁻31 बहुत छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू 10⁻27 एंड 10⁻27। और अगर पूछ लिया जाए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का वैसे सिमिलर वैल्यू है, देखो 1.67262 फॉर आपका प्रोटॉन एंड 1.67493 फॉर आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर कोई पूछे किसका स्लाइटली बड़ा है, तो आप बोलोगे स्लाइटली बड़ा तो बेटा किसका होगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा भारी होता है किससे? प्रोटॉन से, थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पे 493 वैल्यू और यहाँ पे 262 वैल्यू है, तो ये चीज सिमिलर है। लेकिन अगर पूछ ले तो याद रखना न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी होता है किससे? प्रोटॉन से। कर लेंगे एवरीवन। चलिए इसके बाद आप क्या निकालते हैं? रिलेटिव मास निकालते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव मास में आप क्या करते हैं? इसकी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आती है? 0.0054, बहुत छोटी वैल्यू आती है ये, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1.0072। तो अप्रॉक्सीमेटली आप क्या बोल देते हो? अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम 0 कंसिडर करते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कितना कंसिडर करते हैं? 1 and 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब पार्टिकल्स जो आपके एटम्स में होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए। चलिए इसके बाद बेटा फर्स्ट थ्योरी जो आपकी आई थी एटॉमिक मॉडल में, वो किसने दी थी? डाल्टन थ्योरी आई थी। जॉन डाल्टन ने सॉरी आपको ये दिया था। जॉन डाल्टन ने बोला था कि भाई एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
तो इसने ये जो एक थ्योरी थी ना कि एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, उस थ्योरी को खारिज करके इसने क्या बोला कि भैया नहीं, आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, आपके एटम के अंदर। आपके एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स में, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से बेटा, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ही डिस्कार्डेड द इनडिविजिबल नेचर ऑफ एटम। उसने एक थ्योरी जो थी कि एटम को एटम इज इनडिविजिबल, उसको डिस्कार्ड कर दिया था, थ्योरी को खारिज कर दिया था। ठीक है, इसके बाद बेटा जो आया था आपका प्लम पुडिंग मॉडल आया था। जे थॉमसन ने ये आपको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी इसे बोलते हैं, ये दिया था। ठीक है, जे थॉमसन ने कहा था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जे थॉमसन, देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी एंड 1898 में ये थ्योरी दी थी। उसने बोला था जैसे वाटरमेलन ले लो या पुडिंग ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे। जैसे वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है ना वो सब पॉजिटिव है, और वाटरमेलन के अंदर जो ब्लैक सीड्स होते हैं ना बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आपस में ऐसे अरेंजमेंट होते हैं सो दैट वहाँ पर क्या मिल रही हो आपको, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट मिल रही हो। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं सो दैट सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट यहाँ पर आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन है। ये लोग ऐसे अरेंज कर रखे हैं, इन्होंने ऐसे अरेंजमेंट कर रखी है कि स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई रिपल्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, बस क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है और फिक्स्ड है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की जगह, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही। ये किसने बोला था, जे थॉमसन ने बोला था अपने प्लम पुडिंग मॉडल में। ठीक है, तो चलिए इसकी स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, ही प्रपोज्ड दिस थ्योरी इन 1898। ही assumed that atom consists of a uniform sphere। एक एटम जो है एक यूनिफॉर्म स्फीयर की तरह है जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से एम्बेडेड है सच दैट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट मिल रही है। ठीक है, चलिए 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 फटाफट से मूविंग टू द थर्ड थ्योरी। ये सारी थ्योरीज बहुत ईजी है, आप लोग 9th क्लास में से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आगे वाले बोर्स थ्योरी से आते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन से आते हैं, स्पेक्ट्रम से आते हैं, नोडल प्लेन क्वांटम केमिस्ट्री से आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। ये तो बस बेसिक है, लेकिन हमें चैप्टर को उठाने के लिए, चैप्टर को बेस से समझाने के लिए आपको ये चीज़ करवानी पड़ती है, तो इसलिए करवा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आपके रदरफोर्ड मॉडल आया था। रदरफोर्ड ने ही ये प्रपोज करा था। उसने क्या करा था, आपका अल्फा पार्टिकल की वेव पास करी थी हाई एनर्जी पे। किस पे पास करी थी, गोल्ड फॉइल पर। हाई एनर्जी से एक अल्फा रेडिएशन पास करी थी गोल्ड फॉइल पे, और वहां पर इसने ये ऑब्जर्वेशन देखी। इसने क्या क्या देखा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, इसने क्या क्या देखा बेटा, इसने देखा कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सब क्या है, मोस्टली सीधा निकल गए विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। जितने भी अल्फा रेडिएशंस है सारे ऑलमोस्ट क्या हो गए, मैक्सिमम रेडिएशंस जो है वो सीधा निकल गए, इनमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। तो ये क्या है, अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। अच्छा, कुछ रेडिएशंस ऐसी थी जो एक सर्टेन एंगल से डिफ्लेक्ट कर गई, तो ये स्लाइट डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। कुछ रेडिएशंस का सर्टेन एंगल से क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, और बहुत कम मतलब 1 आउट ऑफ 1800 जो है वो एग्जैक्टली क्या है, 180 पे बाउंस कर गई। ठीक है, कुछ डिफ्लेक्शंस हाई थी और 1 आउट ऑफ 1800 जो है एग्जैक्टली क्या हो गई, बाउंस बैक कर गई 180 से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या था, आपका रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन थी, और उस ऑब्जर्वेशन से उसने क्या बात बोली, उस ऑब्जर्वेशन से बेटा उसने ये बात बोली कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, उसने बोला जो एटम्स होते हैं, क्योंकि वो सारा एटम जो है उसमें काफ़ी सारा स्पेस एम्प्टी होता है, तो इसलिए रेडिएशंस क्या रह गई, अनडिफ्लेक्टेड। तो एम्प्टी स्पेस में से अगर कोई रेडिएशन पास करके गई तो वो क्या रहेगी, अनडिफ्लेक्टेड। तो उसने बोला कि जो न्यूक्लियर एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, प्रेजेंट है सेंटर पे, और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम जो है वो खाली है, उसमें
कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला जो न्यूक्लियस है बेटा, यहाँ पर जो अल्फा रेडिएशंस है वो सर्टेन एंगल से रिफ्लेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो वो क्या है, जो कॉर्नर पे अगर न्यूक्लियस के टच होती तो वो डिफ्लेक्ट कर जाती। तो इसने बोला कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स, तो वहां पर डिफ्लेक्शन देखने को मिल रही थी, ठीक है। और जितना भी मास है एटम का वो उसके न्यूक्लियस में है, अभी बताया, क्योंकि न्यूक्लियस में बेटा क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड उसी के मास की वजह से एटम का मास बनता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम मास होता है, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो है उसने बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एटम के बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, ये भी बात इसने बोल दी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एटम ओवरऑल न्यूट्रल निकल के आ रहा था, तो इसने बोला जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो एटम की न्यूट्रलिटी को उसने एक्सप्लेन करा, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू क्लासिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब क्लासिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है, वो ये कहती है बेटा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है तो कुछ समय बाद उसको एनर्जी उसकी ड्रेन आउट होके वो इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाना चाहिए था, आपके न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। तो रदरफोर्ड जो है इसको समझा नहीं पाया कि इलेक्ट्रॉन घूम ही क्यों रहा है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, क्यों नहीं उसकी एनर्जी ड्रेन आउट होकर वो न्यूक्लियस में गिर रहा है और एटम जो है ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसलिए फिर बोर्स मॉडल आया था जो हम आगे पढ़ेंगे। बट इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। जो आपके नीट में क्वेश्चन बन के आते हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले से बन के आते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, R इज इक्वल्स टू R नॉट a टू द पावर 1/3। R नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है, इट इज़ 1.5 भी आप मान सकते हो, 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है। याद इजीली रहेगा, 1.5 कर लेना, 1.4 की जगह 1.5। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर एक कांस्टेंट वैल्यू है। ए क्या है बेटा, मास नंबर है। किसी भी एटम का अगर कोई न्यूक्लियस है उसका रेडियस निकालना चाहते हो तो न्यूक्लियस का रेडियस कैसे निकलेगा, डिपेंडिंग अपॉन उसका क्या मास नंबर है उस पर निकलता है। तो आर जो है वो किसके बराबर होगा, आर नॉट ए क्या है, उसी एटम का मास नंबर, ए टू द पावर 1/3। तो इस इक्वेशन से बहुत सारे फॉर्मूलेज बन के आते हैं, तो इसे आप दिमाग में रखेंगे और याद रखेंगे जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 10 टू द पावर -5 टाइम्स छोटा है एटम के रेडियस। एटम बहुत बड़ा है लेकिन न्यूक्लियस बहुत छोटा है। कितना छोटा है इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -5 टाइम्स छोटा है, ठीक है। तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है बेटा 10 टू द पावर -5 टाइम्स दी एटॉमिक रेडियस है। या फिर आप बोल सकते हो एक एटम का जो रेडियस है वो 10 टू द पावर 5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ऐसे याद कर लो, एटम 10 टू द पावर 5 1,00,000 गुना बड़ा होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से, ठीक है। चलिए, तो आपका जो न्यूक्लियर है वो बहुत छोटा है, तो कौन से जनरली हम जो यूनिट लेते हैं टू रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस रेडियस वो किस में होता है बेटा, फर्मीमीटर में। 1 फर्मीमीटर किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर्स के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो बहुत छोटा होता है। चलिए, इसके बाद जो सेकेंड आपका एटॉमिक मॉडल के पास कंसेप्ट आया वो क्या था बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था। अब ये वाला जो कंसेप्ट था ये किसने डिस्कवर करा था, मैक्सवेल ने डिस्कवर करा था। मैक्सवेल ने बोला जो आपके पास जो रेडिएशंस है ना एवरीवन, जो आपके पास रेडिएशंस है ना एवरीवन, वो रेडिएंट एनर्जी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या करती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को बेसिकली मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह विद द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन वो जो रेडिएशंस है वो वेव फॉर्म में मूव कर रही है। किस फॉर्म में मूव कर रही है, वेव के फॉर्म में मूव कर रही है। स्पीड ऑफ लाइट को फॉलो करते हुए मूव किसके फॉर्म में कर रही है, वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो मैक्सवेल ने ये सजेस्ट करा था कि एनर्जी जो है वो आपकी जो लाइट है, रेडिएशन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को यूज़ करती है, लेकिन जो मोमेंट है वो किस फॉर्म में है, वेव के फॉर्म में है, ठीक है। ऐसी रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस जो स्पीड ऑफ लाइट
से मूव कर रही हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ऐसे रेडिएशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता है वेव के बारे में। अब यहाँ पर वेवलेंथ क्या होता है, ये आपके पास क्रेस्ट होता है, जो ऊपर जाता है क्रेस्ट, नीचे जाता है तो डेप्थ होता है। तो दो क्रेस्ट के बीच में, एक क्रेस्ट ये, एक टॉप पोजिशन ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर बोल सकते हो एक ट्रफ या एक ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी लैम्डा है। या फिर आप क्या बोल सकते हो बेटा, एक क्राफ्ट और एक ट्रफ के बीच का जो ये डिस्टेंस है, क्या ये लैम्डा है? बोलो, क्या ये लैम्डा बेटा? ये लैम्डा बाय 2 है, ठीक है। तो या तो आप इसको बहुत इजीली याद कर लो, दो टॉप पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया आपका वेवलेंथ, या फिर दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ये भी आपका वेवलेंथ हो गया, ठीक है। ठीक है एवरीवन। और अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो ये हाइट ये ले रहा है वो एम्पलीट्यूड होता है। अगर कोई हाइट वेव्स की ज़्यादा होगी तो उसका एम्पलीट्यूड भी हाई होगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उसको आप देख लेना। वेवलेंथ क्या होता है, जो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्राफ्ट या ट्रफ, क्रेस्ट मतलब जो ऊपर वाले पीक का बीच का डिस्टेंस हो, या फिर बेटा अगर कोई बोले ट्रफ तो नीचे वाले टू डेप्थ्स का डिफरेंस हो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास करी गई तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक पॉइंट पर अगर एक पॉइंट पकड़ लो और एक सेकेंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास करी गई इस पॉइंट से, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, ये पूरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास करी गई, वो नंबर ऑफ वेव्स ही क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ये एक्सप्रेस करना होता है इन द यूनिट ऑफ हर्ट्ज या फिर साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, इसके बाद बेटा आपकी आती है वेलोसिटी। What is velocity? Distance traveled by the wave in 1 second. अब हम बात करते हैं जनरली जो आप स्पीड का फॉर्मूला निकालते हो, आप क्या बोलते हो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, यही बोलते हो, ठीक है। अब इस केस में वेव अगर फॉर्म हो रहा है तो डिस्टेंस तो कितना हो गया, वेवलेंथ के बराबर लैम्डा, स्पीड कितनी हो गई, ये आपकी वेलोसिटी, और टाइम की जगह हम 1/फ्रीक्वेंसी लिख दें। 1/न्यू ही तो टाइम है, तो यहाँ से आपके पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। सो वेलोसिटी हो गया लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। और इसी को आप डिफाइन कैसे कर रहे हो कि कितना भैया डिस्टेंस तुम ट्रैवल कर रहे हो, कितना। अगर आपके पास टाइम 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन करोगे, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो एक सेकेंड में, वो उसकी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जो वेलोसिटी होता है वो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, राइट। इसके बाद बेटा आपके पास आता है वेव नंबर। वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा बार ये या फिर न्यू बार से, न्यू बार इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, 1/लैम्डा। सो न्यू बार इज 1/लैम्डा। इट इज इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ आप बोल सकते हो। यूनिट क्या होगी, लैम्डा होता है मीटर्स में, तो वेव नंबर किस में होगा, मीटर इनवर्स में, तो पर मीटर इसकी यूनिट हो जाती है। इसके बाद एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैं बता चुकी, जो आपका हाइट होता है, जितना ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। सो इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द ट्रफ, या तो हाइट ले लो क्रेस्ट का या ट्रफ का, तो ये जो हाइट है दोनों की, इसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द बीम। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस ऑफ द बीम, हाई है या लो है, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल द बेसिक्स। इसके बाद आता है आपका बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, जितने भी रेडिएशंस हैं उनकी एक सर्टेन वेवलेंथ होगी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी। अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, न्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू, आपने पढ़ा ना, वेलोसिटी किसके बराबर है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो आप देखते हो यहाँ पर लैम्डा जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जितने भी रेडिएशंस है, अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लगाएं तो वो एक पर्टिकुलर जो स्पेक्ट्रम बनता है, इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लगा दिया, तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये क्या
बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, इसको याद कैसे करेंगे। यहाँ पर बीच में आपका आता है विजिबल रेडिएशंस, विजिबल रेंज आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अरेंजमेंट होती है वो विबग्योर के फॉर्म में होती है। अब विबग्योर में हम बचपन से पढ़ते आते हैं, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो जो रात को लाइट या फिर जो आपको जो जगह जगह पे स्पॉटिंग्स मिल रही होती है वो क्या होती है, रेड कलर की होती है। क्यों? क्योंकि रात को ज़्यादा दूर तक वो रेडिएशन जो है वो ट्रैवल करे, दूर से ही आपको दिख जाए, जो रेड कलर है वो दूर से ही दिख जाए और पता लग जाए कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। तो वो रेड कलर के बैरियर्स वगैरह क्यों लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि रेड जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करती है, रेड की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है। तो विबग्योर के फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि लेफ्ट तो राइट जा रहे हैं, तो आपका जो लैम्डा है वो इंक्रीज कर रहा है और फ्रीक्वेंसी है डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो बीच में कहीं आपका लाई करता है विजिबल रीजन, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर्स के बीच में ये आपका रेंज होता है, कौन सा, विजिबल वाला। विजिबल के लेफ्ट साइड में होते हैं यूवी, ठीक है। यहाँ से देखो विबग्योर स्टार्ट हो रहा है ना, विबग्योर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से V से स्टार्ट हो रहा है तो एंड इसका UV होगा, तो ये UV। और ये क्या है, R से एंड कर रहा है तो नेक्स्ट आपके पास IR आएगा। तो ये विजिबल रीजन हो गया 450 नैनोमीटर, 400 से 750 नैनोमीटर्स के बीच में। फिर लेफ्ट साइड आपका आता है UV, फिर एक्सरे, फिर गामा रेज। IR के बाद आता है माइक्रो रेज, फिर आपके पास रेडियो वेव्स और फिर क्या आता है, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो ये स्पेक्ट्रम आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में लगाया जाता है। मेनली हमारे पास क्या है, विजिबल रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास मैक्स प्लैंक थ्योरी आती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो रेडिएशंस जो आपकी एमिट हो रही है, ये एब्जॉर्ब हो रही है, ये एक वेव की तरह कंटिन्यूसली नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है। अभी हमने देखा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बोला गया कि वो वेव फॉर्म में मूव कर रही है, लेकिन मैक्स प्लैंक ने बोला कि ये जो रेडिएशंस है ना आपकी, ये कंटिन्यूसली नहीं है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पैकेज। ये वेव के फॉर्म में नहीं, ये तो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में प्रोपगेट कर रही है। और ईच पैकेट, ये जो छोटा छोटा पैकेट है, इसको क्या बोला गया बेटा, क्वांटा बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आइंस्टाइन ने भी बोला कि हाँ भाई, आपकी जो थ्योरी है यहाँ पर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जो लाइट मूव कर रही है वो किसके फॉर्म में मूव कर रही है, इंस्टेड ऑफ वेव वो किस फॉर्म में मूव कर रही है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में मूव कर रही है। और वो सिर्फ आपके एमिट आउट ही नहीं हो रही छोटे पैकेट्स में, बट आगे प्रोपगेट भी कर रही है, आगे मूव भी वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में कर रही है, जो कि कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये आपके किसने बोला, आइंस्टाइन ने भी बोला, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने ईच पैकेट को फोटोन नाम दे दिया। उसने बोला क्वांटा, आइंस्टाइन ने बोला ईच पैकेट को हम क्या बोल देते हैं, फोटोन बोल देते हैं। और ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं ये मासलेस है, इनके अंदर कोई मास नहीं है, बट दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर बंडल ऑफ एनर्जीज, ठीक है। और उन्होंने बोला जो एनर्जी है E इज इक्वल्स टू एच न्यू के फॉर्म में है, या फिर आप बोल सकते हो E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। न्यू को हम सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं ना। तो ये उन्होंने एक्सप्रेशन दिया था, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अगर एक ही फोटोन है तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। और अगर बहुत सारे फोटॉन्स हैं तो टोटल एनर्जी जो गिवन होती है E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू में गिवन होती है, ठीक है। अब यहाँ से जो H है वो क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है। H को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। मैक्स प्लैंक्स ने ये थ्योरी दी थी तो उसी के नाम पर इन्होंने बोल दिया कि चलो मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी थी तो इसका नाम रख देते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। जो H की वैल्यू होती है 6.626 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ये SI यूनिट होती है। और 6.626 10 टू द पावर -27 अर्क सेकेंड, ये CGS यूनिट होती है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशंस आप याद रखेंगे, E इज इक्वल्स टू NH न्यू या H न्यू, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटम फोटॉन ज़्यादा है तो E इज इक्वल्स टू NHU, ये पर फोटोन है और ये फॉर n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। इसके बाद ये जो
आइंस्टाइन ने और प्लैंक्स ने बोला, इसका प्रूफ जो निकल के आया वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू भी निकल के आया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल व्हेन द लाइट ऑफ अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट इज कॉल्ड अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक मेटल प्लेट ली और मेटल प्लेट पर एक क्या करी, लाइट को फेंका और सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी से हिट करा, तो यहाँ से बेटा क्या निकल के आया, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ। इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट हुआ वो मूव करा, लेट अस टेक, जो ये मूव कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन की एक सर्टेन क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ mv² के बराबर होगी। और यहाँ से जो इंसिडेंट लाइट है इसकी जो एनर्जी है E, वो किसके बराबर थी, hν। तो hν अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का आपने हिट करा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ। अब रिमेंबर, इसमें ना दो पार्ट्स होते हैं, इसमें ना दो पार्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन हर बार इजेक्ट आउट नहीं होगा, वो डिपेंड करता है जो आपने इंसिडेंट लाइट भेजी है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। हर मेटल सरफेस का हर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने का एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी E नॉट या फिर वर्क फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम hν नॉट भी बोलते हैं। तो ये क्या है बेटा, वर्क फंक्शन है, आप इसे क्या बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी, थ्रेशोल्ड फंक्शन भी बोल सकते हो, और न्यू नॉट को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम पूरे को एनर्जी को बोल देते हैं बेटा वर्क फंक्शन। अब आपके पास ये जो मेटल सरफेस है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आप इजेक्ट आउट करना चाहोगे तो इसका एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ये फ्रीक्वेंसी आपने पास करी और इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा, नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। अगर बराबर है तो भी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी कम है, इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, जैसे ये वाला केस, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा, वो दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट ही नहीं हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है, जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जस्ट बेसिकली आपने उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को टच करा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो आपको इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जीरो। ओनली व्हेन जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी तब उस इलेक्ट्रॉन में इजेक्शन देखने को मिलेगी और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी वो प्रोसेस करेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिखेगा इन द सेंस नेकेड आई से इलेक्ट्रॉन तो दिखता ही नहीं, बट वो आपके एक्सपेरिमेंट में आपको बता देगा कि भैया हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट आउट हो गया। बहुत सिंपल भाषा में बेटा मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत देसी भाषा में समझा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये चैप्टर पूरा ज़्यादा थियोटिकल है। जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे वो क्वांटम केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटम नंबर से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये वाली जो इक्वेशंस हैं आपको याद रखनी है। ये चीज़ आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, 9th क्लास में भी पढ़ी, रिपीटेडली आप पढ़ते हो। चैप्टर मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत देसी भाषा यूज़ करके आप लोगों को मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ये मत समझ जाना मैम तो यहाँ पर बोल रही हैं कि इलेक्ट्रॉन दिखेगा मतलब वो एक्सपेरिमेंट में आएगा, आपका पता लगेगा कि भैया हाँ इलेक्ट्रॉन जो है रिजेक्ट आउट हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। एक इक्वेशन जो आप यहाँ पे याद रखेंगे वो क्या करेंगे, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उसकी एनर्जी, इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है hν है, ठीक है। ये किसके बराबर होती है, जो आप hν अमाउंट ऑफ एनर्जी भेजते हो वो किस में काम आती है, वर्क फंक्शन hν नॉट में काम आती है, और बाकी जितनी बच जाती है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में काम आती है। तो फ्रीक्वेंसी बेटा बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये तो क्या होता है, हर मेटल के लिए फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है। हर मेटल के लिए बेटा ये क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। hν नॉट को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। hν क्या है, hν आपकी जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो है, और ke क्या है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, लाइट की, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये जो ग्राफ बन के आया है वो कहाँ से बन के आया है, आपके पास hν इज इक्वल्स टू hν नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी है,
ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम ये लिख सकते हैं आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो किसके बराबर हो गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट को। अगर मैंने इसको रीअरेंज कर दिया तो उसको उधर भेजूंगी तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट पे है। तो वाई एक्सिस पे आपने क्या रखा बेटा, वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड रखा, ठीक है। इसके बाद एक्स एक्सिस पे आपने क्या रखा, एक्स एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रखा। जो एच है वो क्या बन के आएगा, स्लोप, और ये जो स्लोप है बेटा ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप। तो आप देख रहे हो पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपका ये इंटरसेप्ट है माइनस एच टी नॉट, ये जो वाई इंटरसेप्ट है ना बेटा ये जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। माइनस एच न्यू नॉट ये वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट देखने को मिलेगा तो ये आप याद रखोगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद जब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी एवरीवन, जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए तो एच न्यू इज माइनस एच न्यू नॉट बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट। तो फ्रीक्वेंसी बिकम्स न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बन जाती है कब, जब काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ठीक है। और इसको वाई इंटरसेप्ट आएगा, आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वाली वैल्यू एच न्यू नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि नेगेटिव है। तो ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो होती है, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करती है, आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करती। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, कांस्टेंट लाइन आएगी, ठीक है। इंटेंसिटी जो है वो क्या करती है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देती है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट आउट होंगे उनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये आप नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी का प्लॉट बना रहे हो, जब तक आपकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड तक नहीं आती तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं होंगे। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, 0। जैसे ही थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी आपने दे दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो बेटा क्या कर रहे हो, एनर्जी भी तो बढ़ा रहे हो ना। तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ रही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी बढ़ते ही आपके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होने लग जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके पास इंटेंसिटी कम है तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर होंगे वो कम होंगे, और हाई इंटेंसिटी की बीम तूने पास करी तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो सिंपल सी बात हमें ये याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, ये दोनों चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। एंड काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये ग्राफ डेफिनेटली नीट में पूछा जाता है तो इसको आप याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं आ रहा। कर लोगे। सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ाओगे बेटा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ेंगे। चलिए इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस बढ़ाना, एम्पलीट्यूड बढ़ाना। चलिए अब हमने रदरफोर्ड मॉडल में ड्रॉबैक देखा था, वो ड्रॉबैक क्या था वो बता नहीं पाया था भैया, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी लूज क्यों नहीं कर रहा और वो न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिर क्यों नहीं रहा, क्यों वो एक कांस्टेंट पाथ में घूम रहा है। तो ये जो ड्रॉबैक था किसका, रदरफोर्ड का, इसको कौन पूरा करने आया, बोर्ड एटॉमिक मॉडल आया। बोर्ड ने ये बोला कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, और यहाँ पर ये जो मूव कर रहा है तो बाहर की साइड लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा न्यूक्लियस की साइड। तो इलेक्ट्रॉन के ये दोनों फोर्सेस जो हैं आपस में बैलेंस आउट कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर ज़्यादा लगता तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घूम के फिर अंदर गिर जाता, अगर बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ज़्यादा लगता तो इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड गिर जाता। लेकिन अगर ये दोनों फोर्सेज आपस में बैलेंस आउट कर रहे हैं तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है और घूमता ही रहेगा, क्योंकि ना ही एनर्जी का लॉस हो रहा और ना
ही एनर्जी गेन आउट हो रहा है, बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, उन्होंने भी ये बात बोली। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब कोई पाथ घूम रहा है, कोई चीज़ घूम रही है, आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, तो वो घूमते घूमते अगर टूट जाए तो बाहर की तरफ गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो टॉक वाला आप लोग कॉन्सेप्ट लगाते हो फिजिक्स में, वो वाली बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बराबर है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है ना ही अंदर गिर रहा है और ना ही बाहर गिर रहा है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और खुशी खुशी घूमता भी रहेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब इन्होंने ये बात एक ऐड कर दी, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का बेटा, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम कैसे देते हैं? एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? mvr। जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का, ठीक है, h/2π। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब जो n है वो इंटेजर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ये चल जाएगा, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो वो पर्टिकुलर ऑर्बिट वो ही होगी जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का, ठीक है। सो दिस इज वेरी फेमस इक्वेशन, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। मास, यहाँ पर मास है इलेक्ट्रॉन का m, v क्या है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, r क्या है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियर, ठीक है। चलिए इसके बाद इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द स्टेशनरी ऑर्बिट एंड डज नॉट लूज और गेन एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सेंट्रीफ्यूगल बराबर है, तो वो एक सर्टेन एनर्जी पे ही ऑर्बिट में घूमता रहता है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको बाहर से एनर्जी दे रहे हो या उसमें से एनर्जी निकाल रहे हो, तब ही इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी पे जंप करेगा या हायर से लोअर पे आएगा, अदरवाइज वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसे हम क्या मान लेते हैं? E1, फिर सेकेंड ऑर्बिट की E2 मान लेते हैं, फिर थर्ड ऑर्बिट की E3 मान लेते हैं। ऐसे ही अगर आप आगे ऑर्बिट्स की एनर्जी पे जाएंगे तो ऑर्बिटल एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, सक्सेसिव एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, E1 E2 E3 ये सब बड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे आप हायर एनर्जी पे जाएंगे तो ऑर्बिट्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, एनर्जी डिफरेंस, वो कम होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना हायर शेल्स पे, पहले गैप ज़्यादा था, फिर धीरे 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 करते करते ये कम होता जाएगा। तो दैट मीन्स E2 एंड E1 के बीच में ज़्यादा गैप है एज़ कम्पेयर टू E3 E2, एज़ कम्पेयर टू E4 E3, एज़ कम्पेयर टू E5 E3। तो ये जो गैप है, शेल्स ऊपर जाएंगे तो पास आ रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल एनर्जीज ऑफ द शेल्स जो है, ऑर्बिट्स जो है वो इंक्रीज कर रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बोर्स थ्योरी। अब यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूले, 3 फॉर्मूलेज याद करने हैं, एक एनर्जी का, एक रेडियस का और एक वेलोसिटी का, और कुछ भी नहीं करना, सीधा फॉर्मूलेज डालने हैं, वैल्यूज पुट करनी है और सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास NH शेल है तो उसकी जो एनर्जी है इसकी प्रॉपर डेरिवेशन होती है, अपने को वो डेरिवेशन से मतलब ही नहीं है, हम नीट का पढ़ रहे हैं, ठीक है। 11th वाले बच्चों ने अभी कोर्स में अपना पढ़ा होगा डेरिवेशन, फिजिक्स में भी आप लोगों ने करा होगा डेरिवेशन, हमें डेरिवेशन से मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूलेज वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। जो आपकी एनर्जी होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके? Z² एटॉमिक नंबर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है n² के, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है? -2π² Z² me4 बाय n² h²। अगर यहाँ पे 2π me और h की वैल्यू पुट करेंगे तो यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? for an element whose atomic number is Z and for its nth shell, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 21.79 इंटू 10⁻⁻19 Z² बाय n² जूल्स पर एटम। अगर ये वैल्यू याद नहीं होती तो आप क्या याद रख लेना? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² बाय n²। यूनिट क्या रहेगी? जूल्स पर एटम, ठीक है। 2.18 है तो 10⁻⁻18 आ जाएगा। तो अगर आपको ये नहीं करना 21 मत करो, आप इसको क्या कर लो, बेटर रहेगा 2.18 कर लो,
क्या कर लो 2.18 कर लो, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 कर लेते हैं, ये हमें याद रहती है ये वैल्यू, ठीक है। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल्स पर एटम, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ गया तो क्या बोलेंगे -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर -1312 Z²/n² किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। यहाँ पे Z² भी आएगा, अगर इसने फॉर हाइड्रोजन लिखा है तो Z की वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम रेडियस की बात करें तो बेटा रेडियस ये फॉर्मूला होता है, जैसे जैसे तुम शेल नंबर बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो रेडियस जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पास में आएगा, रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, शेल नंबर बढ़ाओगे रेडियस बढ़ेगा, और जितने ज़्यादा आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो रेडियस जो है वो कम होगा। तो यहाँ पे n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z होता है। फॉर्मूला होता है n²/h² 4π² m Ze², ये फॉर्मूला होता है। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं ना, h की 4π² m k की वैल्यू पुट कर देते हैं, सारे कांस्टेंट को पुट करते हैं, तो जो रेडियस होता है वो 0.529 n²/z आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं लिखना, मीटर में लिखना है तो 10⁻⁻10 लगा देना, अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो 10⁻⁸ लगा देना, सेम वैल्यू पे 0.529 n²/z, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग में आता है। दूसरी बात, इसमें बोर रेडियस भी आता है। बोर रेडियाई किसके बराबर होता है? बोर रेडियाई जब z वैल्यू 1 n वैल्यू 1, मतलब हाइड्रोजन आटम के फर्स्ट शेल के लिए जो रेडियस आता है उसे हम बोर रेडिया बोलते हैं, और ये जो a0 वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होती है, इसे बोलते हैं बोर रेडिया, ठीक है। चलिए अगर आपसे कोई पूछ ले तो, अदरवाइज ये चीज़ आप लोगों को पता होती है। दूसरी बात बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.18 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। वहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे एनर्जी के केस में 2.18 10⁻⁻18 Z²/n² था। वेलोसिटी के केस में 2.18 इंटू 10⁸ Z/n होता है, ठीक है। यूनिट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद आता है बेटा आपका स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हुआ क्या, आपका जो हाइड्रोजन है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब उसको एनर्जी दी गई तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने लोअर शेल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर शेल में पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद जब एनर्जी वो लूज करता है तो इसकी मर्जी होती है वो हायर शेल से किसी भी शेल तक वो आ सकता है, ठीक है। या तो हायर शेल से फर्स्ट शेल पे गिर जाएगा, या सेकेंड शेल पे, या थर्ड शेल पे, ऐसे वो हायर शेल से किसी भी शेल पर गिर जाता है और वो एमिट आउट करता है रेडिएशंस, ठीक है। एमिट आउट करता है रेडिएशंस, और ये जो रेडिएशंस हैं एक डिवाइस के थ्रू एक ग्राफ पर इनकी लाइंस ली जाती है, और ये जो ग्राफ है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जब आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हैं बाहर से एनर्जी देकर तो वो हायर शेल पे पहुंच जाता है, और जब वो लोअर शेल पे गिरता है तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एमिट आउट कर रहा है, जिसको हम एक ग्राफ पर क्या ले लेते हैं? ऑब्जर्व करने के लिए छाप लेते हैं। तो वो जो छाप, जो ग्राफ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द एनर्जी सप्लाइड द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर to higher energy shell depending upon the amount of energy absorbed, and when it comes back it emits out energy। अगर आपने ज़्यादा एनर्जी दी तो लोअर से हायर पे ज़्यादा हाई एनर्जी पे जाएगा, ज़्यादा हायर एनर्जी वाले शेल पे जाएगा। ऐसे ही कम दी तो कम पे जाएगा। तो डिपेंडिंग अमाउंट कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप बाहर से दे रहे हो तो वो लोअर से पर्टिकुलर हायर एनर्जी शेल पे चला जाता है। लेकिन जब वो हायर से लोअर पे आता है तो वो एमिट आउट करता है रेडिएशंस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रॉन कम बैक फ्रॉम द एनर्जी लेवल हैविंग E2 to energy level having E1, the energy is emitted, और जो एनर्जी एमिट आउट होती है, जैसे अगर हमने इलेक्ट्रॉन को जम करा, ये E1 है और ये E2 है, तो वो E1 से E2 चला गया, तो E2 से जब E1 में आएगा तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो एमिट आउट करेगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो एमिट आउट करेगा उसकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू h न्यू के बराबर होगा, ठीक है। 10 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स of in the spectra of atoms corresponding to the different transition of electrons from higher to lower levels is observed, और इन्हीं emitted radiations की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, जो कि ऐसा होता है,
ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी चला गया, हायर से अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पे गिर रहा है, फर्स्ट शेल पे, तो ऐसे को बोलते हैं लाइमन सीरीज। एवरीवन याद रखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी शेल पे है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है हायर एनर्जी शेल से, लेकिन जब वो गिर रहा है तो वो E1 पे गिर रहा है, पर्टिकुलरली फर्स्ट शेल पे गिर रहा है जिसकी एनर्जी E1 है, तो ऐसे जितने भी ट्रांजिशंस होंगे वो क्या बोले जाएंगे, लाइमन सीरीज बोले जाएंगे। वो जो ट्रांजिशंस होंगे वो किस में लाई करेंगे, लाइमन सीरीज में लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट शेल है, ये वाला वैल्यू फर्स्ट शेल है, और ये वाला क्या है, सेकेंड शेल, फिर थर्ड शेल, जैसे जैसे ऊपर जाओगे देखो गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यही बोर्ड ने बोला था। अब वो फॉर एग्जांपल वो गिर रहा है n = 6 से 1 तक, या 5 से गिर सकता है 1 तक, या फिर 4 से गिर सकता है 1 तक, या फिर 3 से गिर सकता है 1 तक, या फिर 2 से गिर सकता है 1 तक। तो जितने भी अगर ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो जो फाइनल इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट शेल पे पहुंच रहा है, हायर से फर्स्ट शेल पे पहुंच रहा है, तो ये जितनी भी सीरीज, जितनी भी लाइंस, जितनी भी स्पेक्ट्रास बन रहे हैं, ये क्या बोले जाएंगे, लाइमन सीरीज बोली जाएंगी। और ये जो रेडिएशंस हैं एमिट आउट हुई हैं, ये किस रेंज में आएंगी, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेंज में आएंगी। जो रेडिएशन से हमें विजिबल नहीं होंगी क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएंगी। दूसरी बात बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से सेकंड शेल पर गिर रहा है, तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल 6 से सेकंड पे आया, 5th से सेकंड पे आया, 4th से सेकंड पे आया, 3rd से सेकंड पे आया, एब्जॉर्ब आउट नहीं होना है, एमिट आउट होना है, तो हायर से लोअर पे ही जाना है। तो ये जो रेडिएशंस हैं ये हमें दिखेंगी, और ये जो सीरीज ऑफ रेडिएशंस हैं इन्हें हम बाल्मर सीरीज बोलते हैं। अगर वो सेकंड शेल पर गिरती है तो ये विजिबल रेंज में लाई करते हैं। ऐसे ही अगर थर्ड पे हो गया, थर्ड शेल पे, हायर से थर्ड शेल पे गिर रहा है तो पैशन, फोर्थ शेल पे गिर रहा है तो ब्रैकेट, फिर आता है फंड, पी फंड लिखते हैं बट बोलते फंड है, और फिर अगर उससे ऊपर वाले पे गिर रहा है तो हमफ्री होता है, ठीक है। तो ये आपको टेबल दे रखी है, हायर ऑर्बिटल जो हायर शेल है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एमिट आउट होके फर्स्ट पे गिर रहा है तो वो लाइमन सीरीज, और ये यूवी रीजन में लाई करता है। अगर हायर से सेकंड पे गिर रहा है, जितनी भी ट्रांजिशंस हैं, जितनी भी लाइंस बनेंगे उन्हें हम बाल्मर सीरीज में कैलकुलेट करते हैं, और वो क्या होती है, विजिबल रीजन में आती है। अगर थर्ड पे गिर रहा है तो पैशन, फोर्थ पे ब्रैकेट, पी फंड होता है, फिफ्थ पे गिर रहा है, और हमफ्री होता है अगर 6 पे गिर रहा है, हायर से 6 पे गिर रहा है तो, ठीक है। दूसरी बात, ये जो तीनों है, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड IR रीजन में होते हैं, और हमफ्री जो है वो फार IR रीजन में होता है। सीधा आप लोगों को क्या दे दिया जाएगा, आप लोगों को ये पूछ लिया जाएगा कि लाइमन सीरीज किस रीजन में, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन का पार्ट है, तो वो यूवी रेडिएशंस का पार्ट है या वो विजिबल रेडिएशंस का पार्ट है, सीधा ये बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली यहाँ से जब आप स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। रिडबर्ग्स फॉर्मूला, रिडबर्ग्स इक्वेशन इसे हम बोलते हैं। अगर बात करें नीट में तो डेफिनेटली नीट में भी क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है, ठीक है। रिडबर्ग्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ विच इज इक्वल्स टू वेव नंबर, किसके बराबर होता है, RZ² 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। ये कैसे डिराइव होता है, बेटा आपने पढ़ा ना, जो आपके पास एनर्जी होती है एवरीवन, एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये आपने पढ़ा ना, -1312 Z²/n²। अगर दो लेवल्स के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हो, E2 - E1 करके निकाल रहे हो, तो -1312 Z², सेम एटम के लिए 1/n2² माइनस 1/n1² करके निकालते हो, है ना। और ये जो है डेली E जो है वो किसके बराबर होता है, hc/λ के बराबर होता है। अगर आपने h की वैल्यू 6.626 10⁻34 और c की वैल्यू 3 × 10⁸ की जगह 3 × 10⁻, क्योंकि सेंटीमीटर में ना, देखो रिडबर्ग्स कांस्टेंट जो है वैल्यू किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इनवर्स में, तो आपको यहाँ पर जो h है वो भी CGS यूनिट में पुट करनी पड़ेगी और c की वैल्यू भी CGS यूनिट में पुट करनी पड़ेगी। तो जब यहाँ पे आप ये वैल्यूज कांस्टेंट की पुट करते हो तो 1/λ किसके बराबर आ जाता है, 109677, ठीक है, 109677, और यहाँ पे ये Z² 1/n1²। अगर पॉजिटिव भार ले रहे हो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव भार रहे हो तो 1/n1² माइनस 1/n2², इस तरीके से रखते हैं। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ आप पुट करते हो ना
वहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है। और 1/λ किसके बराबर होता है? वेव नंबर के बराबर होता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिडबर्ग्स फॉर्मूला। और ये जो कांस्टेंट है इसे क्या बोलते हैं? रिडबर्ग्स कांस्टेंट आर। तो यहीं से RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। रिमेंबर n2 हायर वैल्यू है। अगर यहाँ पर बाहर पॉजिटिव है तो ये जो n2 है हायर शेल नंबर वैल्यू है। लैम्डा नेगेटिव कभी नहीं आएगा, हायर शेल नंबर है, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी लेंगे? 109677 सेंटीमीटर इनवर्स लेंगे और वहाँ से कैलकुलेट आप करते हो, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आपके पास पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, तो आप क्या लिखेंगे? अगर कोई भी हाई एनर्जी से ग्राउंड एनर्जी पे गिर रहा है, ग्राउंड लेवल पर गिर रहा है, तो जो एनर्जी आपका होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स जो आपकी मिलेगी n इंटू n माइनस 1/2 से मिलेगी। अगर आपके n2 लेवल से n1 लेवल पे गिर रहा है तो फॉर्मूला हो जाएगा n2 माइनस n1 ब्रैकेट ओपन n2 माइनस n1 प्लस 1/2, ठीक है। जहाँ पर ये n2 माइनस n1 ही क्या है, ये n ही n2 माइनस n1 है। अगर आपके पास ये n1 0 है, ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पर आप सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर सकते हो ना, यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 करके पुट कर सकते हो। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ग्राउंड लेवल पे गिर रहा है तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे n इंटू n माइनस 1/2, और अगर किसी n2 शेल से n1 शेल पे गिर रहा है तो n2 माइनस n1 ब्रैकेट बंद फिर ओपन n2 माइनस n1 प्लस 1/2। सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि 5 से 3 पर गिर रहा है तो टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस किससे निकालोगे, तो आपके पास n2 हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 3 फिर 5 माइनस 3 प्लस 1/2, इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपके पास बोर्स एटॉमिक थ्योरी के भी कुछ फेलियर्स आए थे। वो फेलियर्स क्या क्या थे? इन्होंने स्पेक्ट्रा, अच्छा बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा। जो बोर्स मॉडल आप पढ़ते हो ये किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये आयंस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम +1 हो गया, लिथियम +2, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 मतलब 2 निकाल दिए, बचा 1। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ये एप्लीकेबल होते हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये पॉसिबल नहीं थे, ठीक है। तो उसके लिए बोर्स थ्योरी हम समझा नहीं सकते, तो वही उसकी क्या बन गई? एक फेलियर बन गई। दूसरी बात, फाइन स्ट्रक्चर्स को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जो आपके स्पेक्ट्रास थे उसके साथ में भी कुछ लाइंस थी, ठीक है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अगर आप बहुत अच्छा स्पेक्ट्रोस्कोप से मेजर करते हैं, एग्जामिन करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, तो फाइन लाइंस वहाँ पर देखी गई थी, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये नहीं बताता कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ही नहीं, तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं वो, तो इसने सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कैसे बॉन्डिंग होगी, वो सब चीज़ें ये नहीं बता पाया था। दूसरी बात, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसे क्या बोलते हैं? ज़ीमन इफेक्ट। ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है बेटा? जो अब आपका जो एलिमेंट है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उसका स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर रहे हो तो फर्दर लाइन की स्प्लिटिंग होती है। तो ज़ीमन इफेक्ट मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर स्प्लिट करते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ज़ीमन इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे तो फर्दर स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट, व्हाट इज ज़ीमन इफेक्ट? स्प्लिटिंग ऑफ योर मैग्नेटिक लाइन्स, योर स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीमन इफेक्ट। अगर स्प्लिटिंग हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो उसके बारे में वो नहीं बता पाया था, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब यहाँ पर कोई बोलता है कि वेव फॉर्म में मूव कर रहा है, कोई बोलता है कि पैकेट्स के फॉर्म में मूव कर रहा है, क्वांटा या फोटोन के फॉर्म में मूव कर रहा है, लेकिन फिर डी ब्रॉगली बोलता है कि नहीं भैया, दोनों ही तरीके के नेचर्स प्रेजेंट है। एक लाइट जब मूव कर रही है तो उसके अंदर वेव नेचर भी है और पैकेट नेचर भी है, तो डुअल बिहेवियर दिखाती है लाइट, ठीक है। तो जो लाइट है वो दोनों पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर दोनों ही दिखाती है, ये डी ब्रॉगली ने बोला था, ठीक है। एंड मैटर एग्जिबिट्स, जैसे लाइट एग्जिबिट करती है तो मैटर भी डुअल कैरेक्टर एग्जिबिट करता है। और उन्होंने डी ब्रॉगली फेमस इक्वेशन है, वो क्या इक्वेशन है? लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, ठीक है। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। अब यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल सकते हो?
काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा हाफ ऑफ mv², ठीक है। लैम्डा को अगर आप काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लैम्डा किसके बराबर होगा, h/√2 KE इंटू एम। ये फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। आया कहाँ से, आया यहीं से है। यहाँ से देखो, अगर हम बात करें बेटा वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, 2KE/m, ठीक है। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय m √, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लैम्डा पुट करते हो h/m और v की वैल्यू पुट करेंगे √2KE/√m, तो यहाँ से ये कट जाएगा ना, नीचे √m आ जाएगा ना, एक बच जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास लैम्डा किसके बराबर आ गया, h/√2KE इंटू m। कर लोगे ये फॉर्मूलेज याद, ठीक है। बेटर है डिराइव करने से अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूलेज लर्न करो, वैल्यूज पुट करो, ये फॉर्मूला शीट बना लो आप लोग, ठीक है। चलिए, इसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एग्जैक्ट पोजिशन और मोमेंटम आप सेम टाइम पे नहीं बता सकते, ठीक है। इट स्टेट्स दैट पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो हो गए हैं, ये मूविंग पार्टिकल्स के आप साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम नहीं बता सकते, ठीक है। एक टाइम पर एक ही बता सकते हो, दोनों के बारे में नहीं बता सकते। और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू h/4π, ठीक है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट ही है। चलिए, इसके बाद आपके पास क्वांटम नंबर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके नीट में वो क्वांटम नंबर से ही बनते हैं। और ये वाला चैप्टर आपका, अगर आपने क्वांटम नंबर नहीं करा तो नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लिख ही नहीं पाएंगे एलिमेंट्स की। तो मैं बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को क्वांटम नंबर के बारे में बता देती हूँ। क्वांटम नंबर होता क्या है, तो क्वांटम नंबर एवरीवन, क्वांटम नंबर आप एक तरीके से याद रखेंगे, इट गिव्स द कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या करता है बेटा, इट गिव्स कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस कौन देता है, क्वांटम नंबर्स देता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग इंडिया में हो, ठीक है, आप लोग कहीं बाहर यूएस में गए तो आप क्या बोलते हो बेटा, इंडिया से है। लेकिन एक्चुअली में जो आपका डिटेल्ड एड्रेस है वो क्या है, इंडिया में एक स्टेट है हरियाणा, हरियाणा में आप गुड़गांव में रह रहे हो, गुड़गांव के सेक्टर 39 में एक ऑफिस है अड्डा 247, यहाँ पर आप पढ़ते हो, ठीक है। और इसके फॉर एग्जांपल स्टूडियो नंबर 1 में आप पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर इस मोमेंट पे कंप्लीट एड्रेस कोई आपका बताए तो वो क्या होगा, आप इंडिया में हो, इंडिया में हरियाणा में हो, हरियाणा में कहाँ हो, गुड़गांव में, गुड़गांव के अंदर सेक्टर 39 में अड्डा ऑफिस के अंदर स्टूडियो नंबर 1 है, वहाँ पे बैठे हैं, या तो पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं, वो आपकी क्या हो गई, एग्जैक्ट एड्रेस हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस क्या होता है, जब आप छोटे होते हो ना तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है क्या कि बेटा सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, और बाहर शेल्स में, शेल्स वर्ड यूज़ करा जाता है, या फिर वर्ड क्या यूज़ करा जाता है, ऑर्बिट्स। शेल्स एंड ऑर्बिट्स सेम होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। बट एक्चुअली में जब आप शेल को जूम करके देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका जो एटम है, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, शेल या फिर ऑर्बिट आप इसे बोल सकते हो। ऑर्बिट में बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं, सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। सब शेल्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या तो वो क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी होती है। तो एग्जैक्ट एड्रेस क्या हो गया, एटम से पहुंचे शेल्स तक या ऑर्बिट तक, शेल से सबशेल, सबशेल से ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में भी स्पिनिंग हो रही है। जब तक यहाँ तक आप इन सब की सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे देते तब तक आपका कंप्लीट एड्रेस नहीं पता लगेगा।
ठीक है। तो कंप्लीट एड्रेस बताना है इलेक्ट्रॉन का, तो क्या बताना पड़ेगा, उसका शेल नंबर, उसका सबशेल नंबर, उसका ऑर्बिटल और उसका स्पिन बताना पड़ेगा। तो टोटल कंप्लीट एड्रेस देने के लिए 4 इंफॉर्मेशन चाहिए, तो शेल, सबशेल के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में और स्पिन के बारे में। तो ये कंप्लीट एड्रेस जो देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की चारों बातें बताते हैं। सबशेल शेल के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या बोलते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर। जो ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो चारों इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी हमें कंप्लीट एड्रेस मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। द सेट ऑफ 4 इंटीजर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड द क्वांटम नंबर्स। कितने प्रकार के हैं, 4, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा मैं ना आपको समझा देती हूँ ये एक्चुअली में होते कैसे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वगैरह ये है क्या, क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, उसके बारे में आपको बता देती हूँ। क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आया ना तो फिर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो फर्स्टली आप लिख सकते हैं बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के इंफॉर्मेशन देते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, एन से। ये आपको एक्चुअली में शेल नंबर बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल नंबर में प्रेजेंट है, या ऑर्बिट नंबर बता रहे हैं, ठीक है। जो आपने पढ़ा ना, KH शेल होता है, LH शेल होता है, MH शेल होता है, NH शेल होता है, KLMNOPQRST ऐसे पढ़ते हो ना आप, ये शेल्स। फर्स्ट शेल जो हम बोलते हैं, बचपन में पढ़ा ना, जो फर्स्ट शेल है वो KH शेल है। LH शेल क्या हो गया बेटा, सेकेंड शेल। थर्ड शेल क्या हो गया बेटा, MH शेल। फोर्थ शेल क्या हो गया, NH शेल। इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आती है 1। सेकेंड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, थर्ड शेल में होगा तो 3, फोर्थ शेल में होगा तो 4 एंड इट कंटिन्यूस। तो शेल नंबर, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, बीच में न्यूक्लियस है, पहले शेल में है तो इलेक्ट्रॉन ये हो गया n वैल्यू 1। इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 2। इस इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात करेंगे तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 1। अगर थर्ड शेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी बात करेंगे तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 3। तो ये शेल नंबर की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात प्रिंसिपल के बाद आपके पास आता है शेल्स के अंदर सबशेल्स प्रेजेंट हो रहे हैं। ये याद रख लो बस, शेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सबशेल्स। या आप पढ़ते हो ना L या फिर SPDF, ये क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, सबशेल्स। SPDF ये सारे आपके क्या हैं, सबशेल्स होते हैं। शेल नंबर N जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेल नंबर की वैल्यू देता है, ठीक है। सबशेल की जो इंफॉर्मेशन है वो कौन देता है, L वैल्यू से मिलती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर इसे हम बोलते हैं, ठीक है। अगर बेटा L वैल्यू आपकी 0 आ गई, L वैल्यू क्या आ गई 0, तो वो रिप्रेजेंट करेगा S सबशेल को, ठीक है। अगर आपके पास L की वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा P सबशेल को, 2 रिप्रेजेंट करेगा D सबशेल को और 3 रिप्रेजेंट करेगा F एंड इट कंटिन्यूस, ठीक है। अब ये होंगे क्या, समझ आएंगे सारी चीज़ें। जो S सबशेल होता है ना बेटा, उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। P क्या होता है आपका, इसका शेप होता है डम्बल। और D का सबशेल का जो शेप होता है बेटा, डबल डम्बल होता है। ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी करा होगा। और F का जो शेप होता है बेटा, इरेगुलर होता है। नहीं करा कोई बात नहीं, आगे चैप्टर्स करेंगे तो अभी करेंगे। फिलहाल के लिए याद रखेंगे, L वैल्यू 0 आई तो S सबशेल 1 आई तो P सबशेल 2 आई तो D सबशेल F होगा तो L वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब देखो होता क्या है, किसी भी NH शेल में, इन NH शेल अगर कोई भी शेल है तो पॉसिबल L वैल्यूज आर फ्रॉम
0 to n-1, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं, शेल बोल रही हूं बेटा, तो यहाँ पर n वैल्यू आप कितनी लेंगे, 1 लेंगे ना, शेल बोल रहे हैं तो n वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे। तो l वैल्यू कितनी होंगी, l वैल्यू पॉसिबल है 0 to n वैल्यू कितनी, 1-1, मतलब 0 to 0, 0 to 0 का मतलब हो गया जो पॉसिबल l वैल्यू है वो 0 ही होगी। 0 मतलब सब शेल होगा इसके अंदर s, तो आपके पास जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर जो सब शेल प्रेजेंट होगा उसका नाम हो जाएगा 1s, उसका नाम क्या हो जाएगा, 1s, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बेटा सेकेंड शेल की, सेकेंड शेल की, तो n वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो l वैल्यू पॉसिबल क्या होंगी, l वैल्यू पॉसिबल होगी 0 to 2-1, माने कि 0 to 1, 2-1 तो कितना होता है 1, तो l वैल्यू जो पॉसिबल है वो 0 हो सकती है या फिर l वैल्यू पॉसिबल है जो 1 हो सकती है, एट द गैप ऑफ 1 ही होगा, तो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, 0.5 कुछ नहीं होगा, इंटीजर्स आप होल नंबर्स आपको लेके चल रहे हैं। अगर 0 है तो इसे हम बोलते हैं s सब शेल, और अगर 1 है l वैल्यू अभी बताया, इसे हम बोलते हैं p सब शेल, ठीक है। अगर 2 का 0 है, 2 के साथ 0 आया तो इसका नाम हो जाएगा 2s, और 2 के लिए अगर 1 वैल्यू आई l की तो उसका नाम हो जाएगा 2p। तो 1s, 2s, 2p ये सारे क्या है, सब शेल्स है। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल प्रेजेंट है जिसका नाम 1s, सेकेंड शेल में 2 सब शेल पॉसिबल है जिसका नाम है 2s और 2p। आइए बात करते हैं थर्ड शेल की, थर्ड शेल की, तो थर्ड शेल में n वैल्यू होगी 3, ऐसे ही मैं यहाँ पे नीचे कंटिन्यू कर रही हूँ फोर्थ शेल की, तो फोर्थ शेल में बेटा n वैल्यू होगी 4। चलिए फॉर पॉसिबल l वैल्यूज क्या हो जाएंगी, l वैल्यू पॉसिबल होंगी 0 to 3-1, n-1 होता है, माने कि 0 to 2 पॉसिबल वैल्यूज है, तो l वैल्यूज जो पॉसिबल हैं वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। 0 to 2 में एट द गैप ऑफ 1 मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अगर फोर्थ शेल की बात करें तो l वैल्यू जो पॉसिबल है 0 to 4-1 पॉसिबल है, मतलब 0 to 3 पॉसिबल है, तो यहाँ पर l वैल्यूज क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। अब आइए चलिए, अगर आपके पास 0 है तो वो s सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर 1 है तो p को और 2 है तो d को, फोर्थ शेल के लिए s को, p को, d को और 3 वैल्यू भी आई तो f को, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा अगर s सब शेल है तो यहाँ पे 3s, 3p, 3d सब शेल्स पॉसिबल है। इस केस में 4s, 4p, 4d, 4f सब शेल्स पॉसिबल है। तो फोर्थ शेल में अगर हम बात करें फर्स्ट शेल में तो एक ही सब शेल पॉसिबल है जो कि कौन सा है, 1s। अगर सेकेंड शेल में बात करें तो 2 पॉसिबल है, थर्ड शेल में 3 पॉसिबल है, फोर्थ शेल में 4 पॉसिबल है, 4 सब शेल्स पॉसिबल है। तो आप लोग कर लेंगे। l वैल्यू कैसे निकालेंगे, l वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 to n-1 लाई करती है। तो आपको सिंपल से बोल देंगे कि फिफ्थ शेल में बताओ कितने पॉसिबल l वैल्यूज हैं, कौन कौन से सब शेल्स पॉसिबल होंगे वो बताना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर से मिलती है। आइए इसके बाद बेटा, इसके बाद आपके पास सब शेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये याद रखना, s सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट, ये एक डिब्बा बनाते हैं, ये जो एक डिब्बा बना रहे हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑर्बिटल को। s में एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, p में कितने, p सब शेल अगर होंगे तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, 3, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ये जो ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन है, पहली बात ये कहाँ से मिलती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती है, ठीक है। इन l सब शेल टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2l + 1। अगर s सब शेल है तो बेटा l वैल्यू कितनी हो गई, l वैल्यू हो गई 0, तो 2 × 0 + 1 तो एक डिब्बा आ गया। अगर p सब शेल है तो l वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 1, तो 2 × 1 + 1 3 डिब्बे आ गए, 3 ऑर्बिटल्स है। अगर आपके पास d होगा तो d सब शेल के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, 2 × 2 + 1 5 डिब्बे आएंगे, तो 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है,
5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं किस में, सबशेल्स के अंदर। अगर आपके पास F है, F सबशेल्स में कितने हो जाएंगे 7, 2 × 3 + 1 तो 7 आ जाएगा। 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। कर लोगे। तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला निकल के आया कि अगर आपके पास L वैल्यू का सबशेल है तो उसके अंदर टोटल ऑर्बिटल्स कितने निकल के आए, 12 + 1। अब इनके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, m वैल्यू -L2 + L वैरी करती है, -L2 + L वैरी करती है। मतलब अगर L वैल्यू 0 है तो -0 to 0, मतलब आपके लिए एक ऑर्बिटल है, इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, m वैल्यू कितनी आएगी, एक ऑर्बिटल के लिए m वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 0। अगर यहाँ पे 3 डिब्बे हैं, L वैल्यू 1 है तो -1 to +1 वैरी करेगी, तो एक डिब्बे की m वैल्यू -1 फिर 0 फिर +1। इस केस में L वैल्यू 2 है तो -2 -1 0 +1 +2 m वैल्यूज पॉसिबल है। इसके लिए -3 -2 -1 0 +1 और +2 और एक और +3 आएगा। ठीक है, तो जो 7 ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए m वैल्यू -3 to +3 वैरी करेगी। इसमें 0 को इंक्लूड करना है और आपको 1 1 का गैप देना है। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 7 ऑर्बिटल्स, तो उनका L वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको बताया जो P सबशेल है, यहाँ पर इसका शेप होता है डंबल है ना, डंबल ऐसे देखो, ये डंबल ही तो होता है, यहाँ से आप उठाते हो डंबल की तरह ही तो शेप कर रहा है ये। अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन तो यहाँ पर इनके ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अगर p ऑर्बिटल x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसे बोलते थे px, अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इस ऑर्बिटल को क्या बोल देते हैं, py, और अगर बेटा z एक्सिस पे लाई कर रहा है p ऑर्बिटल तो इसे बोल देते हैं pz। तो ये जो 3 डिब्बे हैं ये एक्चुअली में क्या है, ये 3 डिब्बे 3 डायरेक्शंस ऑफ p सबशेल्स है, px, py एंड pz। ठीक है, ऐसे ही D के लिए 5 पॉसिबल डायरेक्शंस है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा D सबशेल्स जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। ठीक है, आगे काम आएगा बेटा, ये दोनों जो होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है, और ये जो 3 होते हैं इन्हें हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम आएगा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, DXY मतलब अगर आपके पास x और y एक्सिस है तो डबल शेप होता है किसका, D ऑर्बिटल का, तो x एंड y के बीच में अगर प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाएगा, DXY ऑर्बिटल। अगर मेरे पास YZ है तो y और z एक्सिस के बीच में अगर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो तो इसका नाम हो जाएगा DYZ। अगर z और x के बीच में हो तो इसका नाम हो जाएगा DZX, और अगर बेटा x एंड y के ऊपर हो तो ये नाम हो जाएगा DX² - Y²। आपके एक्सिस में लाई कर रहे हैं तो ये एक्सियल ऑर्बिटल्स होगा। याद रखना जो DZ² होता है इसका शेप जो होता है वो डोनट की तरह होता है इस तरीके से, और सिर्फ z एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाए सब डबल डंबल है, लेकिन एक DZ² है वो क्या है, डबल डंबल शेप का है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। F में पॉसिबल कितने होते हैं, 7। नाम याद नहीं रखना, F का शेप इरेगुलर होता है तो आपको सारे नाम याद नहीं रखने हैं, बस जितना बोला उतना याद रखना। ठीक है, S का स्फेरिकल होता है तो फिर और कोई ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते नहीं है। आइए आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ लिया। दूसरी बात, एक लास्ट आपका रह गया बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। अब आपने देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इन डिब्बों में प्रेजेंट होता है। अब इन डिब्बों में या तो वो इस तरीके से दिखाया जाता है या फिर इस तरीके से दिखाया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है देखो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप जनरली स्पिन को, वैसे कुछ भी हो सकता है, तो अगर स्पिन क्लॉकवाइज है जनरली कुछ भी हो सकती है तो आप उसे क्या बोल सकते हो, एस वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी उसकी +½
और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से ऊपर वाले एरो से। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो आपका एस वैल्यू -½ से रिप्रेजेंट होता है, जिसको आप नीचे बॉटम एरो से रिप्रेजेंट करो। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे उल्टा घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। तो दो स्पिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या हो सकती है, +½ या -½ ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वांटम नंबर्स। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो तुम्हें बहुत बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस अभी थ्योरी पे फोकस रखना है। दूसरी बात, अब ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमें समझ आ गया, उनकी अपनी अपनी स्पिन होते हैं, ये समझ आ गया। लेकिन क्या कुछ रूल्स हैं हमारे पास जिनसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं? आपके पास 1s भी प्रेजेंट होता है, 2s भी प्रेजेंट होता है, 3s भी प्रेजेंट होता है, 4p भी प्रेजेंट होता है, 3d भी प्रेजेंट होता है, बहुत सारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या कोई तरीका है कि इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा पहले, किस में बाद में जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे पेयर अप होंगे, कैसे नहीं होंगे? तो बेटा यहाँ पर आपको याद रखना है, पहला प्रिंसिपल आउबा प्रिंसिपल होता है, जो एक्चुअली में बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ऑर्बिट में जाएगा, कौन से सबशेल में जाएगा। ठीक है, आपके पास जो पॉसिबल सबशेल्स हैं आपने देखा ना, 1s है, फिर 2s 2p सबशेल्स है, फिर 3s 3p 3d सबशेल्स हैं। ऐसे ही आपके पास फोर्थ में 4s 4p 4d 4f सबशेल्स होते हैं। तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन को किसी में भी पहले भेज दूँ? अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पहले मैं किस किस में डालूंगी? तो वो जो आपका प्रिंसिपल है आउबा प्रिंसिपल, वो बताता है। आउबा प्रिंसिपल जो है n+l के रूल, n+l रूल भी आप इसे बोल सकते हो, ये फॉलो करता है और ये बोलता है कि अगर आपके पास n+l वैल्यू जो है वो लो है तो उस पर्टिकुलर सबशेल की जो एनर्जी है वो क्या होगी, लो। और पहले इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन लो ऑर्बिटल्स, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स या लो एनर्जी सबशेल। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो लो एनर्जी में भरा जाएगा, फिर हाई, फिर हाई, फिर हाई, फिर हाई में भरा जाएगा। अब लो एनर्जी वाला कैसे डिसाइड करेंगे? तो जिसकी n+l वैल्यू कम आएगी उसकी एनर्जी कम है, यही आउबा ने बोला था। ठीक है, आप लोगों ने कुछ ऐसे करके ट्री भी बनाया होगा, 2s 2p 3s 3p। ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो ऐसे ही बेटा आपका n+l रूल से ही डिफाइन होता है। तो ये ट्री से आप लोग गड़बड़ कर देते हो, तो बेस्ट तरीका होता है याद करने का n+l रूल। ठीक है, n+l रूल क्या कह रहा है, जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर n वैल्यू और l वैल्यू निकालिए। चलिए अभी समझ आ जाएगा। n वैल्यू कितनी है, 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, n वैल्यू 3। जो पहला नंबर लिखा है वही n वैल्यू, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। ठीक है, l वैल्यू s के लिए 0 होती है, s के लिए 0, 2s में 2p के लिए 1, 3s में 0, 3p के लिए 1 l वैल्यू, 3d में l वैल्यू 2 हो गई 2, 4s में ये 0 हो गई, 4p में हो गई 1, और आगे भी चलता जाएगा ये सिलसिला। अब यहाँ पर n+l वैल्यू निकालो, n+l वैल्यू 1+0 बेटा ये कितनी आई, 0, ये सॉरी 1+0 0 कहाँ से हो गया, 1 हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 2+1 बेटा ये हो गया 3, 3+0 ये हो गया 3, 3+1 ये हो गया 4, 3+2 ये हो गया 5 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब आपने n+l वैल्यू निकाली, सबसे छोटी n+l वैल्यू कौन सी है, ये 1 है। तो इसका मतलब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा वो 1s सबशेल में डाला जाएगा, फिर क्या आएगा बेटा 2 आएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो डाला जाएगा वो किस में डाला जाएगा, 2s में डाला जाएगा। अब आपके पास n+l वैल्यू 3 2 बार दिख रही है, तो अगर सेम n+l वैल्यू आ जाती है, अगर 2 सबशेल्स की सेम वैल्यू आ जाती है तो आउबा ये कहता है स्मॉल n जिसका होगा उसकी एनर्जी लेस होगी। फॉर सेम वैल्यूज ऑफ n+l, तो जिसमें स्मॉल n वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर सबशेल की एनर्जी होगी कम। अब जैसे 2p और 3s के लिए n+l वैल्यू सेम आई, लेकिन n वैल्यू 2p की 2 है और 3s की 3 है, तो ये छोटी है तो इसकी एनर्जी कम होगी। तो 2s के बाद 2p भरा जाएगा, फिर बेटा क्या भरा जाएगा, 3s, फिर भरा जाएगा 3p। अब आप देखो फिर फंस गए 3d 4s में n+l वैल्यू यहाँ पे 5 और 4 है, तो 3p और 4s की बेटा सेम n+l वैल्यू है। अब यहाँ पर 3 छोटा है तो 3p पहले भरा जाएगा, फिर 4s भरा जाएगा, फिर आपके पास 3d आता है और फिर क्या आता है बेटा 4p आता है।
अब इन दोनों में देखो सेम n प्लस एल वैल्यू है, 3 छोटा है तो 3d को पहले भरेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के सबशेल्स डिसाइड होते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाते हैं। तो यू डिसाइडेड बाय n प्लस एल वैल्यू, सीधी सी बात है, जिसकी छोटी वैल्यू है उसको पहले भर दो, और अगर सेम आ रही है तो जिसका छोटा n है उसको पहले भर दो। तो इसलिए आपने सुना होगा 4s सबशेल को हम 3d से पहले भरते हैं, क्योंकि 4s में n प्लस एल वैल्यू 4 है और इसमें कितनी है 5, तो इसकी छोटी वैल्यू है, छोटी एनर्जी है, कम एनर्जी है, पहले इसमें जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर है, ये आउबाउ ने दिया था। दूसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है जो इलेक्ट्रॉन भरा होते हैं आपके एटम्स के अंदर, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होंगे जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम होंगे। अगर सारा एड्रेस सेम है तो वो सेम ही इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनमें से एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अब आप देखो, मैं आपके 1s में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, ये मैं 1s बता रही हूँ। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो एक इस तरीके का इलेक्ट्रॉन है और एक इस तरीके का इलेक्ट्रॉन है, चलिए इसके क्वांटम नंबर्स निकालें। n वैल्यू इसका 1 होगा क्योंकि फर्स्ट शेल में भरा हुआ है, 1s मतलब फर्स्ट शेल का सबशेल है ना, और यहाँ पर n वैल्यू बेटा होगी 1। l वैल्यू सबशेल क्या है 0, l वैल्यू सबशेल भी s है तो l वैल्यू होगी 0। m वैल्यू इसके लिए भी 0 और नीचे वाले के लिए भी 0, s सबशेल 1s में है तो इसके लिए m वैल्यू तो 0 है ना। लेकिन अब आप देखेंगे जो स्पिन क्वांटम नंबर है ऊपर वाले के लिए +½ है और नीचे वाले के लिए -½ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे सब कुछ सेम चल रहा था, आपका डिफरेंस आ गया किसमें, स्पिन क्वांटम नंबर में। तो इसका मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, वो सेम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। ठीक है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, तो इसने ये बोला था। दूसरी बात, अब हुंज रूल आ जाता है। आउबाउ के अकॉर्डिंग हमें पता लग गया कि पहले किसको भरना है, 1s को भरना है, फिर किसको भरना है 2s को भरना है, फिर किसको भरना है 2p को भरना है, फिर 3s को भरना है, फिर 3p को भरना है, फिर किसको भरना है बेटा 4s को, और फिर किसको भरना है 3d को। अभी इतना लेके चलते हैं, आगे ये चलता रहेगा सिलसिला। अब हुंज रूल क्या कहता है, हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी इसे बोलते हैं। हुंज रूल कहता है अगर एक डिब्बा है तो पहले इलेक्ट्रॉन एक तरीके से भरा जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब एक डिब्बा है एक ऑर्बिटल में, हुंज रूल ये कहता है कि एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स है तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसमें। अब यहाँ पे 1s के बाद बेटा 2s आया तो थर्ड इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी बेटा 2s में जाएगा। लेकिन अगर 3p आ गया, 2p आ गया, 2p आ गया, तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे गए, 5वां इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, छठा इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। जब तक आपके पास एक ही एनर्जी लेवल पे मल्टीपल ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर एक एनर्जी लेवल पे मल्टीपल ऑर्बिटल्स है ना, 3 ऑर्बिटल्स हैं 2p, इन तीनों की एनर्जी तो सेम है ना, इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी क्योंकि n प्लस एल वैल्यू बेटा क्या है, सेम है। n प्लस एल वैल्यू क्या है, सेम है, तो तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है। इनकी एनर्जी ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रही है ना, इन तीनों की एनर्जी अगर सेम है डीजेनरेट लेवल पे, डीजेनरेट लेवल पे मतलब सारे तीनों ऑर्बिटल्स क्या है, सेम एनर्जी पे हैं, n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो तब हमें क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉन्स को इंडिविजुअली भरना है, 5वां 6ठा 7वां इलेक्ट्रॉन्स। जब तक सेम लेवल पे एनर्जीज है तो हर ऑर्बिटल में एक एक जाएगा, उसके बाद 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा और 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। इट्स जस्ट लाइक हमारे पास एक फ्लोर पे 3 कमरे हैं, ठीक है, एक फ्लोर पे 3 कमरे हैं, हर कमरे में 2 आदमी सो सकते हैं, और आपके सेकंड फ्लोर पे एक कमरा है सपोज करो, तो पहले हर बंदा क्या चाहेगा कि हमें पहले नीचे वाले लोअर एनर्जीज को ऑक्यूपाई करना है, जो कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है पहले उसको ऑक्यूपाई करना है। अब पहला बंदा आया तो उसने रूम 1 ले लिया, दूसरा बंदा आएगा तो वो रूम 1 में क्यों रहेगा, उससे तो लड़ाई हो सकती है ना, तो अगर दूसरा वाला कमरा खाली है तो वो वाला लेगा ना, तो दूसरा बंदा दूसरा इलेक्ट्रॉन खाली कमरा लेगा, फिर नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एक खाली अगर पॉसिबिलिटी है तो उसमें लेगा, ठीक है। अब फोर्थ बंदा जो आया वो सेकंड फ्लोर पे क्यों जाएगा, क्यों अपने पैर तोड़ेगा, वो तो चाहेगा ना कि अगर नीचे खाली है, स्पेस है तो मैं उसमें रुकूंगी, तो फोर्थ वाला जो आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, पहले कमरे में,
पहले बंदे के साथ रुक जाएगा, फिर अगला आएगा तो वो नीचे खाली स्पेस है, तब तक जब तक ये खाली है तो इंडिविजुअली भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। यही हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। हुंस रूल स्टेट्स दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, जैसे 2p के सारे ऑर्बिटल्स सेम थे, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सबशेल डज नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सारे खाली डिब्बे भर नहीं जाते। जैसे इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, 3D में अगर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे बेटा, तो पहले इंडिविजुअली भरे जाएंगे ऐसे एक एक करके, और फिर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फिर पेयरिंग होगी। इस तरीके से भरे जाएंगे, पहले अकेले अकेले अकेले, फिर कमरा नहीं बचा तो फिर पेयरिंग कर देंगे, ठीक है। सो दिस वाज बेटा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अगर NH शेल है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, इसे याद रख लेना। सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स इन द NH शेल की बात करें तो वो कितना आएगा, n वैल्यू हुई आएगी। जैसे फर्स्ट शेल में जो सबशेल था वो 1s था, तो कितने सबशेल्स थे, 1। सेकेंड शेल में सबशेल्स जो पॉसिबल थे वो कौन से थे, 2s और 2p, तो कितने सबशेल्स आए, 2 आए ना, 2s और 2p, तो जो n वैल्यू है उतने हैं। थर्ड शेल में 3 पॉसिबल थे, 3s 3p 3d सबशेल्स पॉसिबल थे। फोर्थ में 4, 4s 4p 4d 4f पॉसिबल थे। तो NH शेल होगा तो सबशेल्स कितने होंगे, n होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, NH शेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो n² के बराबर होंगे। ध्यान से देखो, जो फर्स्ट शेल था इसमें एक ही ऑर्बिटल था। फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल एक ही डिब्बा था ना, ऑर्बिटल कितने थे, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। सेकेंड शेल में बेटा 2s था और 2p था, तो टोटल ऑर्बिटल सेकेंड शेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने बेटा, टोटल ऑर्बिटल्स तो 4 हो गए ना, 4 डिब्बे हो गए ना सेकेंड शेल में। थर्ड शेल में आप देखेंगे 3s 3p 3d है, ठीक है। 3s में 1 डिब्बा, 3p में 3 डिब्बे और 3d में 5 डिब्बे, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने आ गए, 9। तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ऑर्बिटल्स हो जाएंगे बेटा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 किसके बराबर है, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर। तो NH शेल होगा तो सबशेल्स होंगे n, ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे। अब हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2। तो अगर n स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं तो NH शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो 2 × n² भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रखना है। ये मैं बता चुकी हूँ। एक सबशेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 12+1। जैसे S में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट था, P में L वैल्यू कितनी है इसकी, 1, तो 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे, D में 5 प्रेजेंट थे, ऐसे, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स बात करें, सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक सबशेल में 12+1 ऑर्बिटल्स है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 × 12+1, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालता है, √L × L+1 h/2π। ये फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का। दूसरी बात, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा शेप्स के बारे में। S का शेप स्फेरिकल होता है, डम्बल शेप होता है, P का, डबल डम्बल शेप होता है बेटा किसका, डबल डम्बल शेप होता है D का, एक्सेप्ट DZ² का डोनट शेप होता है इस तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, लास्ट है नोडल पॉइंट्स। अगर कोई पूछ ले तो नोडल पॉइंट्स क्या होता है, वो ऐसे एरियाज जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। आपके पास रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है n - L - 1, एंगुलर नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है L, जो सिंपल सबशेल की वैल्यू है L की वैल्यू वही एंगुलर नोड्स है। रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं, n - L - 1, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ गए तो आपको रेडियल नोड्स n - L - 1 प्लस क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एंगुलर नोड्स प्लस L करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आएंगे वो कितना आ जाएगा बेटा, n - 1 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है इसमें, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्वांटम नंबर से ही आती है। क्वांटम नंबर्स की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी इसमें क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आई नो बोर्ड्स वगैरह भी चल रहा है। क्वेश्चंस जब हम लाइव सॉल्व कर रहे होंगे ना चीज़ों को, तब करेंगे, ठीक है। तो उसमें इंट्रैक्शंस भी बढ़िया होती हैं, आप लोगों को मज़ा भी आएगा। लेकिन मेक श्योर करना क्वेश्चन सेशन से पहले आप लोग ये थ्योरी कंप्लीट कर लो। जब भी हम क्वेश्चन सेशन करेंगे अभी आप बोर्ड्स वगैरह से फ्री हो जाओ, और जो बच्चे 11th में हैं एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहो। 11th और 12th दोनों आपके अब पैरेलली चलना चाहिए। टाइम है नहीं, नीट क्रैक करना है तो भैया घिसना तो पड़ेगा ही आप लोगों को, ठीक है। तो ये
चीज़ें आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। थ्योरी आप लोगों को पहले इसीलिए प्रोवाइड करी जा रही है क्योंकि जब हम अब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इन लेक्चर्स को आप लोग सीरियसली देखना, आराम से कवर करते रहना और अपना अच्छे से प्रिपेयर करते रहना, ठीक है। विशिंग यू हैप्पी प्रिपरेशन एवरीवन, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, 2 महीने की बात है, फिर मस्ती करेंगे, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर।